Good morning and how are you all students? I hope you all are fine. Okay students, लास्ट जो प्रीवियस हमने जो वीडियोस देखे थे वो थे स्टैंडर्ड 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जो हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ लिया है, लेकिन वो हमने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज की वो हमने ली थी। अब यहाँ 10th स्टैंडर्ड के एसएस के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर से और थोड़ा नेचुरल रिसोर्सेज को हम डीप में समझेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी है, कैसे है, वो आपको आइडिया है, लेकिन और भी कहाँ पे कैसे मिलती है, कौन सी सोर्स से एक्सेट्रा जो उसके रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यूजुअल जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में पास रखिए, नहीं है तो जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, बट फेसबुक आपको अपने पास रखनी है जिससे अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो और एमपी नोट्स है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट हियर चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। Human needs can be classified partially or completely through resources. There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. अभी स्टार्टिंग में ही आपको क्या कहा गया है कि ह्यूमन नीड्स है, हमारी जो जरूरियात है वो हम सेटिस्फाइड करते हैं पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेज। मतलब जो हमको रिसोर्सेज मिलते हैं तो उससे कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो हमको लिमिटेड मिलते हैं और कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो हमको पूरी तरह से मिलते हैं। तो हमारी नीड्स है हम उससे पूरी करते हैं, या तो कोई सेटिस्फाइड करते हैं कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज से, या तो कोई पूरी तरह से आपको जो मिलते हैं उस रिसोर्सेज से। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो हमसे हमको कुछ न कुछ फायदा हम उठा सकते हैं नेचुरल थिंग्स में से इन द नेचर, बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज। बट थाउजेंड्स ऑफ जो एलिमेंट्स है उसको हम रिसोर्सेज नहीं कह सकते। These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. अब ये जो एलिमेंट्स है उसको हम रिसोर्सेज कब बोल सकते हैं कि जब हम उसको यूज कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। किससे इस्तेमाल करेंगे? तो इन्होंने बोला है हमारे नॉलेज और हमारे एक्सपर्टाइज से। हमको नॉलेज है, जैसे कि एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल का नॉलेज है हमारे पास, बेसिकली वो आपको रिफाइन करके दिया गया है। जब जमीन में से निकलता है तो क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी इंक्लूडेड काफ़ी चीज़ें मिक्स होती हैं। आप डायरेक्ट जमीन में से निकाल के बाइक में डालोगे तो नहीं चलेगा, उसको रिफाइन करके जो पेट्रोल हमारे पास आता है, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि ये पेट्रोल को हम गाड़ी में बाइक में डालेंगे तो इसको हम चला सकते हैं, तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं होगा। वो कब रिसोर्सेज होगा? जब उसके बारे में हमको पता होगा कि इसको इस तरह से यूज करने से ये हमको फायदा दे सकता है, तो ये रिसोर्सेज बनेगा। तो इसके लिए हमें नॉलेज और इसको कन्वर्ट, मान लीजिए कि मैंने जमीन में से निकाल के आपको दे दिया पेट्रोल, तो क्या आपको पता है कि इसको किस तरह से रिफाइन करना? नहीं। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट्स है जो इसको कर सकते हैं वो उनके नॉलेज के थ्रू कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए, इन अदर वर्ड्स द थिंग्स ऑन व्हिच द मैन इज डिपेंडेंट, human needs can be fulfilled by them and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as a resources। आईपी पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए, बुक है तो हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ क्या कहा गया है कि अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो कोई भी चीज जिसपे मैन डिपेंड है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड, हमारी जो जरूरत है उसको पूरी कर सकते हैं बाय फिजिकल, या तो फिजिकल या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी उसकी कैपेसिटी के ऊपर, उसकी क्षमता के ऊपर से कि भाई उसमें कितना हम दिमाग लगा के उसको कर सकते हैं। ये सब यूटिलाइज चीज को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिए, अगर टेक्स्ट बुक है तो उसमें अभी हाईलाइट कर लीजिए, फिर आपकी नोटबुक में आपको नोट करके लिखना है। कंटिन्यू करेंगे। इन दिस वे एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम ए रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज कहेंगे जो हमारी नीड्स को पूरा करता है। इन एंशिएंट टाइम men did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resources at that time, but today these are extremely useful due to the utility and the development technique of mining। अभी पहले के जब एंशिएंट टाइम था, स्टोन एज का टाइम था,
पहले के जो लोग थे उनको पता नहीं था कि जमीन के अंदर जो चीजें हैं, एलिमेंट्स है, क्या क्या है, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका किसी तरह का कुछ आइडिया नहीं था। तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि ये रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई, हम जमीन के अंदर से छुपे हुए एलिमेंट्स है उसको निकाल कर अपनी तरह से ढाल कर अपनी जो नीड्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए उसको हम अभी रिसोर्सेज कह सकते हैं। The natural resources should have both the virtues of utility and capacity to work. The resources are made up of interactions to the three: nature, man and culture. अब यहाँ क्या कहा है कि नेचुरल रिसोर्स शुड बी बोथ, दो चीज है, एक virtues of utility कहा गया है और एक उसकी कैपेबिलिटी के भाई वो कितना रह सकता है, कितना काम कर सकता है, उसके ऊपर एक कहा गया है। और ये चीज के तीन चीज कहा गया है कि भाई किस किस में से मिल सकता है, नेचर है, मैन है एंड कल्चर है। इनके ऊपर हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से इन्होंने इसको कहा गया है। अभी आगे देखिए यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज है उसके यूसेज देखेंगे। अब सबसे पहले है रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। वी लर्न अबाउट दिस रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर एक स्टेज के ह्यूमन लाइफ के ऊपर, हर एक स्टेज के ऊपर हम इसको क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इसका रोल कैसा है, हम इससे सीखते हैं कि क्या क्या काम आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नई नई चीजें जो उसमें से पता चलती है। आज हमको पता है कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, तो पेट्रोल से आज पता चला कि बाइक चली, फिर पता चला 4 व्हील चल रही है, फिर पता चला ट्रेन उड़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम स्टेप बाय स्टेप हमको पता चलता है कि इसका रोल किस तरह से हम इसको और किस तरह से यूज कर सकते हैं। ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है वो पूरी तरह से अगर हम देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज पे dependable है। Let us know more about it. Resources as food. Various food requirements of man are compelled by various resources. Fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its product, and meat obtained through domestic animals. Fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees, etc. are used as a food items. यहाँ हर तरह के food items है वो कहाँ से हमें मिलती है, वो सब चीज का डेफिनेशन दिया हुआ है। जस्ट एक बार आपको रीड कर लेना है और फिर अपने ओन वर्ड्स में आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। रिसोर्सेज एज अ रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लेना आपका आइडिया ऑलरेडी है, कच्चा जो माल होता है, जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है उसको रॉ बोलेंगे। वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल, हाइड्स एंड मीट्स available from animals, mineral source, etc. is the raw material from many industries. अब यहाँ पे raw materials की बात की गई है कि हमको इंडस्ट्रीज के लिए जो raw material मिलता है वो कहाँ से मिलता है। कोई फॉरेस्ट से मिलता है, एग्रो प्रोडक्ट से मिलता है, वूल से मिलता है, हाइड से मिलता है, मीट से मिलता है जो एनिमल्स से निकलते हैं, फिर मिनरल सोर्स जो जमीन में से निकलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज को हम एज एनर्जी रिसोर्सेज में हम क्या क्या यूज करते हैं, क्योंकि वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं और हमारे लोकल यूज के अंदर भी हम ये सब चीज का यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली हम करते ही है, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, वो इंडस्ट्री के साथ साथ घर में, आजू बाजू में, दुकानों में, सब के अंदर भी ये चीजें आजकल यूज होती है। Besides, energy can be generated through solar installations, wind, sea, waves, tides, waves and waterfall, etc. अभी इसके अलावा हमको पता है कि एनर्जी हम अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो और कौन से तरीके हमारे पास, तो सोलर आइसोलेशन से लेकर ये सब चीजें आप उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिए आपकी फेसबुक के अंदर। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पर, रिलायबिलिटी के बेस पर और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बेस पर। यहाँ पे तीन चीज बताइए, आपको टाइप करके ये तीन नाम लिखने हैं। अब उसके अंदर से हम सबसे पहले ओनरशिप यहाँ पे देख लेते हैं। आपको एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, यहाँ क्या है ओनरशिप डिटेल और एग्जांपल। अभी इंडिविजुअल जो रिसोर्सेज है उसमें क्या होता है कि ओन बाय इंडिविजुअल और ए फैमिली, कोई एक पर्टिकुलर एक का तो फैमिली रहेंगे या तो एक इंडिविजुअल कंपनी या हम किसी भी एक चीज को ले लेंगे। एग्जांपल में लैंड, बिल्डिंग और एक्सेट्रा, जमीन हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, बरोबर। भी आपका घर है, आप उसके ओनर हो तो ये आपके उसके अंदर आ गया। नेक्स्ट
नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल लेवल के रिसोर्सेज तो कंट्री और रीजन, कोई कंट्री हो गया या कोई रीजन हो गया वो नेशनल रिसोर्सेज। तो उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है, आर्मी आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड आ गया जो आउट ऑफ इंडिया हम करते हैं, बरोबर। फिर ग्लोबल रिसोर्सेज, तो क्या ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज व्हिच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, हर तरह का रिसोर्सेज, फिजिकल ले लो या नॉन फिजिकल रिसोर्सेज ले लो, जो हम इंसानों के लिए उनकी मदद के लिए हम ह्यूमन बींग्स की वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई ये टेबल आपको सिर्फ देखना है, बनाने की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, डिटेल्स और अगेन एग्जांपल। यूनिवर्सल रिसोर्सेज, यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जैसे कि ऑक्सीजन है, बरोबर। एग्जांपल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, देखिए यहां पे इन्होंने दे दिया। जनरली अवेलेबल, जो हर जगह पे जनरली आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिटेल में इजीली अवेलेबल, ठीक है, लैंड, सोइल, वाटर है, पेस्चर लैंड, चरने की जगह। रेयर रिसोर्सेज, दोस अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेस, बहुत लिमिटेड प्लेस में मिलेगा, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। सॉलिटरी रिसोर्सेज, मतलब कि मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट वन और टू प्लेस, मतलब कि बहुत रेयर। क्लोराइड व्हिच इज अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड, ये आपको सिर्फ ग्रीनलैंड के अंदर ही मिलेगा। ये एक आप लिख सकते हैं क्योंकि ये सब तो हमें आइडिया है, एक चीज का आपको आइडिया नहीं रहेगा कि क्लोराइड है वो कैसा है, रिसोर्सेज तो बहुत रेयर है, जो एक से दो जगह पर ही मिलता है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कहा है कि ये सिर्फ आपको ग्रीनलैंड में ही मिलेगा। ओके, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। You could understand detail of two types, यहाँ आपको two types के बारे में समझा दिया है। Resources can be classified by other method also, इसके अलावा भी अलग मेथड है, wherein these can be classified into two types as renewable and non-renewable resources। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बार ये एग्जाम में पूछते भी है होते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लेते हैं या उसका डेफिनेशन भी पूछ लेंगे, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। Some resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज है वो बनने के टाइम पे अपने आप को स्पेसिफिक टाइम पे वो क्या करते हैं, क्योंकि फिर से वो यूज बनते रहते हैं, यूज होने के लिए वो बनते रहते हैं, उसका वापस यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे इनएग्जॉस्टेबल। जो एग्जॉस्ट नहीं होता, जो खत्म नहीं हो जाता, वो बार बार बनता है। सोलर इंसोलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायोरिसोर्स एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ये सब इस इनएग्जॉस्टेबल की कैटेगरी के अंदर आएगा। दिस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसको हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे, जो बार बार कंटिन्यू है वो बनते रहते हैं। हवा बनती है, बर्ड्स प्रोडक्शंस के अंदर एनिमल्स प्रोडक्शंस करते हैं, ठीक है, वापस आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आएगा, ठीक है, दोस कैन नॉट बी रीयूज्ड वंस they are used or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future। मतलब ऐसी कोई चीज जो आपने एक बार यूज कर ली फिर इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर वापस काम नहीं आ सकती, उसको हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके भी एग्जांपल इन्होंने दिया है, मिनरल हो गया, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा इंक्लूडिंग दिस कैटेगरी, ये आएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर, जो एक बार यूज होने के बाद इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते और दोबारा इसको बना भी नहीं सकते, ये इस चीज। प्लानिंग एंड कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी प्लानिंग और हम किस तरह से उसको रिसोर्सेज को कन्वर्जेशन कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे हम। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड व्हाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारी जरूरियातें वो कभी खत्म नहीं होती, पर जिससे हम हमारी जरूरत पूरी करते हैं यानी कि रिसोर्सेज, वो हमारे पास लिमिटेड है। नीड्स है, जरूरियातें वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज से लिमिटेड है। क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग लास्ट 100 years usage of these resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो जरूरियात है वो कुछ 100 years का अंदाजा लगाया कि कुछ साल के अंदर, 100 साल के अंदर वो काफी बढ़ गई, बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है, इन्होंने हमारा डेवलपमेंट हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, पॉपुलेशन की बढ़ती वजह से जो रिसोर्सेज की नीड्स है वो काफी हमने बढ़ गई है, हमको काफी जरूरत पड़ती है उस चीज की।
Severe implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. अब अगर हमने इसके ऊपर एक सीरियसली अच्छी तरह सोच के इसके ऊपर अमल नहीं किया तो आगे जाके हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. So it is the duty of all of us to conserve resources for the future generation. ये हमारी ड्यूटी है कि हमें हमारा जो रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, कि आने वाली जनरेशन जो है उसको देख सके, इस्तेमाल कर सके, उनको भी पता चले कि इससे हम ये एनर्जी को हम इस तरह से यूज कर सकते थे और पहले भी करते थे. रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज्ड रेशनली. रिसोर्सेज है उसको एक तो कंजर्व करो, उसको चाहिए उतना यूज करो, उसको यूज रेशनल जितनी जरूरत है उतना ही उसको यूज करना चाहिए. मतलब फालतू में यूज मत करो, ओवर यूज मत करो, बिन जरूरी यूज मत करो. जैसे अक्सर मैं आपको बोलता रहता हूं इलेक्ट्रिसिटी है वो बचाओ, पेट्रोल है वो बचाओ, पानी है बचाओ, ये सब चीजें क्या है, ये रिसोर्सेज है. अगर इसका हमने ओवर यूज करा बिना ध्यान रखे तो वो एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी. तो उसका काफी यूजफुल ध्यान रखकर आपको यूज करना है. ये चीज का एक मैं हर बार क्लास में आपको बताता रहता हूं. The word conservation is directly related to the scarcity of resources. अभी the word conservation is directly related. Conservation word है directly किससे related कर रहा है? Scarcity of resources. Resources की कमी. If the resources are exploited at the current rate, where they are exploited absently and irrationally, then it will be a dream to maintain the development in the current lifestyle. अभी इन्होंने यहाँ क्या कहा कि रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, हम उसको पूरी तरह से यूज करते रहेंगे, अब जरूरत नहीं पड़ने पर भी हम उसको ज्यादा यूज करते रहेंगे तो आगे जाके ये क्या बन जाएगा, तो ड्रीम बन जाएगा उसको कि भाई आगे जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा. आने वाले फ्यूचर जैसे ना आएगा तो जनरेशन को लिए नहीं बचेगा. करंट लाइफस्टाइल है वो आपकी पूरी चेंज करनी पड़ेगी. जैसे कि पहले यहाँ से बस में बैठ के चले जाते थे जूनागढ़, पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से वही पुरानी टेक्निक का जो बैलगाड़ी थोड़ी गाड़ी पे हम जाएंगे, चल के जाएंगे, साइकिल लेके जाएंगे, बोलो तो पूरी लाइफस्टाइल पे भी वो इफेक्ट करेगा. It includes things like its rational usage is conservation and reuse. When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for its called as conservation. Very good, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए. यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जब भी खतरा आता है हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर या लाइफ ऑफ ट्रीज और ह्यूमन लाइफ, तो उसका जो अरेंजमेंट हम करते हैं उसको नाम बोलेंगे हम कंजर्वेशन का. बहुत अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप अपनी बुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से. टेक्स्ट बुक है तो उसके अंदर हाईलाइट करके फिर लिख लेना आपको, ठीक है. आगे कंटिन्यू करेंगे. Let us understand about the planning and the conservation of resources in detail. जो हेडिंग दी थी उसकी अब प्लानिंग के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे. First of all, gather information about the availability of utilized, unutilized and probably resources of any region or a country as a unit. अभी सबसे पहले तो क्या करना है कि इंफॉर्मेशन दो कि कौन-कौन से अवेलेबिलिटी है ऑफ यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड प्रोबेबल रिसोर्सेज जिसको हम यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते. कोई भी रीजन, कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी है उसका हम एक अलग इंफॉर्मेशन निकालेंगे. उसके बाद रिसोर्सेज व्हिच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them. अब उनमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे, जो हमारे पास कुछ लिमिटेड है, तो उसका हम क्या करेंगे, क्योंकि उसको हम इस तरह से यूज ओनली, पहला तो उसको क्या करेंगे कि साइंटिफिकली उसके लिए एक ये भी कर सकते हैं कि उसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, बरोबर, उसको यूज करेंगे और इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब ही इसको यूज करेंगे, वरना उसको यूज नहीं करेंगे जिससे कि वो बचे होगा. Attempts should be made to develop those resources, the quantity of which can be increased. अभी क्या करना है कि अटेम्प्ट करना है should be made to develop, कि हम किस तरह से उसको डेवलप करते हैं रिसोर्सेज को और उसकी क्वांटिटी को, जो हम उसको बढ़ा सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम यूज भी कर सकते हैं और इसको हम डेवलप भी कर सकते हैं कि आगे हम फिर से उसको यूज कर सकें. The resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead they should be used sparingly for future use. अब जो सस्ते हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बिना आंख बंद करके यूज करें. जैसे मैंने बोला था, जरूरत नहीं होने पे भी यूज करना.
तो उसका खास ध्यान रखें जिससे कि आने वाले जनरेशन को भी वो देखने नसीब या यूज करने के लिए वो चीज मिले। Those resources which are in limited quantity should be conserved. जो कम है, बहुत कम है हमारे पास, उसको हमें कंजर्व करना है। Finding its alternative option through technical development is favorable in long term. उसकी जगह पर हमें कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना है कि इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं जिससे कि जो लिमिटेड पर्सन है, जिसको लिमिटेड है हमारे पास रिसोर्सेज, उसको हम बचा सके और ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें कि उसकी जगह पे हम कोई और चीज यूज कर सके जो लंबे समय तक चल पाए। Necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly. अब ऐसे कानून बनाओ कि ऐसे कानून को अमल में लाओ जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को बचाने में काम आए और जो ये नहीं करता उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले। Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of resources and a public awareness should be cultivated. अब citizens से उनको उनके पूरी रिसोर्सेज के बारे में उनको पता होना चाहिए और दूसरे जो लोग हैं पब्लिक है उनको अवेयरनेस आनी चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज है अगर इसका हमने ध्यान नहीं रखा तो ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आगे के रिसोर्सेज आगे यूज करने के लिए हमको नहीं बचेंगे, आगे जनरेशन के लिए नहीं रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आज का हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा। आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपको रिसोर्सेज के बारे में आइडिया आ गया होगा। अब आपको भी मैं बोलता हूँ अपने घर पे जो रिसोर्सेज है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ठीक है, फिर 4 व्हील है, व्हीकल है, तो उसमें जो पेट्रोल डीजल डालते हैं उसको वेस्ट ना करें, ठीक है, जरूरत होने पर जितना चाहिए उतना ही यूज करें, बाकी का सेव करें। बोले हमारे पास पैसा है, कुछ भी है, फिर भी हमें कंजूसी करनी है, रिसोर्सेज को यूज करने में कंजूसी करनी है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि आपको कंजूसी करनी है, आपको जरूरत है उतना ही उसको यूज करना है। रूम से बाहर निकलते ही आपको लाइट है, फैन है, उसको बंद कर देना है। पानी है, पानी जितना पीना है उतना ही लो, हाफ ग्लास लो, पी लो, दूसरी बार भरना पड़े डजंट मैटर। नहाने में हो सके उतना पानी कम यूज करें। तो ये सब छोटे छोटे कदम आपके आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो बताया है रिसोर्सेज के बारे में आप उसका ध्यान रखेंगे और घर पे रह के अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।